CNBC आवाज़ पिछले 14 साल से आपका चहेता चैनल बना हुआ है। 14 साल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त मैं बात कर रही हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा के मिस डॉक्टर पवन गोयनका से। डॉक्टर गोयनका, थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। नया साल शुरू हो रहा है, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपसे एक अच्छी खबर में बातचीत शुरू करते हैं और वो है XUV 300 के बारे में। आपने बता दिया है कि आपसे जल्द लेकर आ रहे हैं, अनवीलिंग हो चुकी है, लेकिन कब वो लॉन्च हो जाएगी और उससे आपकी उम्मीदें क्या हैं? जैसा हमने कहा है कि फरवरी के फर्स्ट हाफ में हम गाड़ी लॉन्च करेंगे। हमने अभी बुकिंग लेनी ऑलरेडी शुरू कर दी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। जहां तक मेरा सोचना है कि जो भी राइटअप अभी तक आए हैं गाड़ी के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव रहे, इसलिए हमें काफ़ी उम्मीद है कि ये जो गाड़ी है हमारी सक्सेसफुल लॉन्च रहेगी और जो हम इस एक्सपेक्टेशन हमने जो किया है वो कायम होगा। XUV 300 को की पोजिशनिंग कैसे होगी? कौन से सेगमेंट, कौन से कस्टमर्स आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ? ये जो सेगमेंट है XUV 300 का, ये सब 4 मीटर सेगमेंट है। ये सबसे बड़ा सेगमेंट, सब सेगमेंट SUVs में है और आपका कहना सही है कि इस सेगमेंट में क्रॉस ओवर में हमारी गाड़ी अभी नहीं है। हमारी सब 4 मीटर में TUV 300 गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी है। बोलेरो काफ़ी अच्छी बिक्री होती है, बट दैट्स नॉट अ कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर सेगमेंट। तो हमारी ये पहली गाड़ी इस सेगमेंट में आ रही है। इससे छोटी जो गाड़ी है KUV 100 वो 3.6 मीटर सेगमेंट में है। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पोटेंशियल। हमें इस सेगमेंट से काफ़ी उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये जो नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं ये इस सेगमेंट में एक नए फीचर्स, नई डिज़ाइन लाएगी और कस्टमर्स को ये गाड़ी काफ़ी पसंद आएगी। इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा जो ऑटो जगत के लिए है वो ये कि 2018 का जो सेकेंड हाफ था वो थोड़ा सा पेनफुल रहा। अभी आपको क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? 2018 या मैं कहूँ FY18 और FY19 जो अप्रैल दिसंबर फिगर है, ये एक तरह से दो अलग अलग साल हमारे लिए हुए। अप्रैल टू अगस्त, मिड सितंबर काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही इंडस्ट्री की, मोर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ग्रोथ काफ़ी कम रही। इसका कारण केवल एक ही है। वो कारण ये है कि जो फेस्टिव सीज़न थी इस साल, जो अक्टूबर नवंबर में दशहरा दिवाली का टाइम था, उस समय जो रिटेल सेल्स हैं वो काफ़ी कम रही और उसका जो इफ़ेक्ट रहा वो सितंबर में था, क्योंकि फेस्टिव सीज़न पोस्टपोन हो गया था। अक्टूबर में रहा, नवंबर में रहा और दिसंबर में भी रहा, क्योंकि जो होलसेल गाड़ियाँ बेची थी हमने और ट्रैक्टर बेचे थे उसको हमने रिटेल किए नवंबर दिसंबर में, इसलिए जो नंबर पब्लिश होते हैं वो कमज़ोर रहे। अगर आप पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, फेस्टिव सीज़न में डिमांड कम क्यों हुई, तो अगर हम सितंबर अक्टूबर के समय के बारे में सोचें तो उसमें काफ़ी कुछ नेगेटिव न्यूज़ एक साथ आई थी। इससे सेंटिमेंट काफ़ी पुअर थे। अगर आप देखें तो जो मानसून का जो एंडिंग हुई थी सितंबर में थोड़ी कमज़ोर रही, तो थोड़ा रूरल सेंटिमेंट भी कमज़ोर हो गया था। उस समय जो एक्सचेंज रेट थी वो रुपये काफ़ी वीक हो गया था, ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए थे और कुछ ऑल से जैसे रेगुलेशंस आए थे एक्सल लोडिंग नॉर्म के, उसका भी इफेक्ट आया था। तो सब तरह से एक साथ होने के कारण एक जो फेस्टिव सीज़न में, जो बहुत बड़ी सीज़न है हमारे लिए, जो बहुत ज़रूरी सीज़न है ऑटोमोटिव के लिए भी और ट्रैक्टर के लिए भी, वो कमज़ोर होने के कारण उसका इफेक्ट 3-4 महीने रहा। सॉरी। लेकिन अब जो दिसंबर में सभी मैन्युफैक्चरर्स ने ऑटोमोटिव और ट्रैक्टर में इन्वेंट्री जो डीलर्स की होती है उसे कम किया है, तो हमारे होलसेल नंबर कमज़ोर रहे लेकिन रिटेल नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, जो कि पब्लिश नहीं होते हैं। इसलिए हम जब जनवरी शुरू कर रहे हैं, एक तरह से हम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। एक कोई भी उसका लेफ़्ट ओवर या हैंगओवर पिछले महीनों का नहीं है और मेरी उम्मीद है कि ये जो क्वार्टर है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव्स मैंने बताए आपको सितंबर अक्टूबर में, वो अब सब बराबर हो गए हैं। इंटरेस्ट रेट भी आगे बढ़ा नहीं है, एक्सचेंज रेट भी ठीक हो गया है, ऑयल प्राइसेस भी कम हो गए हैं, तो सब कुछ एक तरह से स्टेबलाइज हो गया है। तो मेरी उम्मीद है कि वी विल गेट अ गुड स्टार्ट टू क्वार्टर। तो आपके हिसाब से 2019 में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है? ये कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि हम एक काफ़ी कठिन क्वार्टर 3 से निकले हैं। अभी क्वार्टर 4 कैसा होगा ये हमें देखना होगा। पिछले साल क्वार्टर 4 काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमारा बेस काफ़ी हाई है। अगर हमारा क्वार्टर 4 अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे विथ लॉट ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन।
अप्रैल 2020 में BS6 एमिशन नॉर्म लागू होने वाले हैं। सबको पता है कि BS6 नॉर्म से गाड़ियों की कीमत काफ़ी बढ़ेगी, कमर्शियल एज वेल एज पर्सनल। इसके कारण हो सकता है कि प्री बाइंग काफ़ी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में काफ़ी प्री बाइंग हो, उसका इफेक्ट जरूर इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स पे आएगा। BS6 की आपने चर्चा की, तो जो डीजल पर अगर कन्वर्ट करते हैं उसको BS6 में, तो कहा यह जा रहा है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। करीब करीब 2 लाख का अंदाज़ा अभी लगाया गया है कि अगर BS4 की गाड़ी BS6 को कंपेयर करें तो 2 लाख रुपए ज़्यादा महंगी होगी। आपके पास एक बड़ा डीजल पोर्टफोलियो है, तो आप ट्रांजिशन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? और साथ ही क्योंकि अब एक हार्ड स्टॉप लग गया है कि 1 अप्रैल 2020 से आप कोई भी गाड़ी नहीं बेच सकते, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या प्लान है आपका? 3-4 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात मैं ये कहूँगा कि जो अप्रैल 1 2020 का जो दिन है वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक तरह से Y2K, अगर आपको याद हो, उस तरह की चीज़ है, क्योंकि 31 मार्च और 1 अप्रैल में काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। एक इंडस्ट्री के लिए अचानक पूरी इन्वेंट्री को ज़ीरो करना और नई इन्वेंट्री शुरू करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जहाँ तक मेरा सोचना है आज तक ये कभी कहीं भी नहीं हुआ है। तो हमें बड़ी केयरफुली प्लानिंग करनी होगी कि हमारी जो लास्ट गाड़ी है BS4 की, वो 31 मार्च को 11:59 PM पे बिके। And you can imagine that's impossible. So, and obviously, since we cannot sell anything after 31st March, we'll have to be a little bit conservative. We cannot be left over with a stock, and therefore we'll probably plan कि 20 मार्च 25 मार्च तक हमारा BS4 का स्टॉक ख़त्म हो जाए। उसमें मुश्किल काम जो ये आता है कि 3 महीने के लिए फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च हमें BS4 को कम करना और BS6 को ऊपर लाना पड़ेगा। तो हमें BS6 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट जनवरी 2020 से बेचना शुरू करना होगा। इट कैनॉट बी कि हम 1 अप्रैल से ही बेचना शुरू करें। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए BS6 फ्यूल 1 जनवरी 2020 से अगर अवेलेबल नहीं हुई तो इंडस्ट्री क्या करेगी मैं सोच नहीं सकता अभी, क्योंकि अगर BS6 फ्यूल नहीं हुई तो हम BS6 गाड़ी नहीं बेच सकते हैं। अगर वो नहीं बेच सकते हैं तो हम क्या बेचेंगे, आई डोंट नो। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो गैप बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस हैं वो BS6 के बाद ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि पैसेंजर व्हीकल के लिए, पैसेंजर कार के लिए 2.5 लाख का गैप होगा। जहाँ तक मेरा सोचना है, गाड़ियों की कीमत, डीजल गाड़ियों की कीमत करीब 90,000, 1 लाख, 1,10,000 करीब उतनी बढ़ेगी। ट्रक्स की ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और जो गैप and petrol will be very small increase in cost, and therefore the gap will probably go up by 80,000 to 1 lakh. Okay. Now, जहाँ तक महिंद्रा का सवाल है, आपको कहना सही है कि हमारा डीजल पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा है कि हम पेट्रोल गाड़ियों पर काम कर रहे हैं। अभी जो हम ये XUV300 लॉन्च करेंगे उसमें दोनों पेट्रोल और डीजल एक साथ लॉन्च होगा। जो हमने KUV100 लॉन्च की थी उसमें पेट्रोल लॉन्च किया था, और अगली गाड़ियाँ जो हमारी आएंगी स्पेशली आफ्टर BS6, सभी गाड़ियों में हम डीजल और पेट्रोल लॉन्च करेंगे। तो बाय द टाइम ऑफ BS6 हमारे पास 1.2 लीटर, 1.5 लीटर और 2 लीटर गैसोलिन इंजन, नए इंजन हमारे पास होंगे जो हम सभी गाड़ियों में डालेंगे। तो हमें जो डीजल से पेट्रोल ट्रांजिशन होगा, और ज़रूर होगा, क्योंकि डीजल के वॉल्यूम कम होंगी, पेट्रोल के वॉल्यूम बढ़ेंगी। उसमें महिंद्रा इसके लिए तैयार है, और हमें इसमें कोई भी डरने की बात या कंसर्न होने की बात नहीं है कि व्हाट विल हैपन टू आवर ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफरिंग। तो क्या आपको अपनी असेंबली लाइन में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे? जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती आई है, क्या आपको उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमने इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से कर ली थी, और जो हमने लाइन सेटअप की है, जो 1.2 लीटर की, 1.5 लीटर की, 2 लीटर की, वो तीनों लाइनें ऐसी हैं कि हम उसमें किसी भी मिक्स का डीजल या पेट्रोल गाड़ियाँ बना सकते हैं, इंजन बना सकते हैं। सो द मशीनिंग लाइन, द असेंबली लाइन, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फंजिबल। क्योंकि हम सेल्स की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो एक जो डेवलपमेंट हमने देखा है वो ये कि फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी अपने आंकड़े अब पोस्ट करने शुरू किए हैं। उन्होंने दिसंबर के आंकड़े भेजे हमारे पास, और सीएम पहले से कई सालों से ये करता आया है।
तो आपको वाकई लगता है ये 2 आंकड़ों की ज़रूरत है हमें? देखिए, मेरा सोचना है कि जो आंकड़ा रिटेल सेल का है, यानी कि कस्टमर डिलीवरी का आंकड़ा हुआ, वो आंकड़ा ही केवल मायने रखता है। जो आंकड़ा हम रिलीज़ करते हैं बिलिंग का, यानी होलसेल फ्रॉम OEM टू डीलर, इट्स जस्ट अ नंबर, और वो नंबर हम हमेशा थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारी सेल कम हो रही है तो हम थोड़ा ज़्यादा डीलर को दे देंगे वगैरह वगैरह, बट रिटेल वी कैन नॉट मैनेज बिकॉज इफ कस्टमर डजंट बाय। सो ओनली थिंग दैट मैटर्स, ओनली इंपॉर्टेंट नंबर इज़ दैट। जो रिटेल नंबर आता है वो नंबर एक एस्टिमेट है, क्योंकि अभी जो फाडर रिलीज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाहन पोर्टल से, और वाहन पोर्टल इज़ अबाउट रजिस्ट्रेशन, नॉट अबाउट बाइंग। तो जो गाड़ी 30 तारीख को बिकती है, वो गाड़ी कब रजिस्ट्रेशन होता है, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को, there is no surety. So it's an approximate number. If there is a way of getting absolutely accurate retail number as on midnight of last day of the month, that will be the best number to be released. Today we don't have that possibility. जो ट्रैक्टर सेल्स हैं दिसंबर में, वो आपके लिए एक बड़ा पेन पॉइंट बनी। क्या आपको लगता है ये आगे ट्रेंड जो है वो बदलेगा जल्द से? अगर हम देखें ट्रैक्टर की ग्रोथ करीब दिसंबर तक 14% ग्रोथ रही है। दैट्स नॉट अ बैड नंबर एट ऑल। जब हमने साल शुरू किया था तो हमने करीब 10-11-12% की बात सोची थी, और जो फर्स्ट हाफ में जो नंबर रहे उससे हमने अपना एक्सप्रेशन बढ़ाया था, और नाउ इट्स बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी जो इस साल जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, सभी मैन्युफैक्चरर्स की ग्रोथ रही है अच्छी। और जहाँ तक रिलेटिव परफॉर्मेंस यानी मार्केट शेयर की बात है, थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री में अप एंड डाउन होता है, 0.5 percentage point, 1 percentage point, बट नेवर अ ह्यूज जंप फ्रॉम वन टू अदर। एंड देयरफॉर महिंद्रा, being number 1 player in the industry with about 42-43% market share, we continue to be in a very good situation and benefiting from the overall growth of the industry. अगर हम आगे की बात करते हैं कि इस क्वार्टर में क्या होगा, अगले साल क्या होगा, तो पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर अगेन द सेम प्रॉब्लम एज इन ऑटो। लास्ट ईयर का बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस था, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी लास्ट ईयर। देयरफॉर आई डोंट एक्सपेक्ट टू सी ए वेरी गुड, वेरी हाई वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ Q4 दिस ईयर टू Q4 लास्ट ईयर। But if you see the absolute number of Q4 volume and compare that to Q3 and Q2, you will see a very good number. So we will get overall good volume in Q4. जहाँ तक अगले साल का सवाल है, we have had 3 very good years, 3 good monsoons, 5 good crop cycles that have come, 3 good years of tractor growth. अभी काफ़ी हाई हमारी इंडस्ट्री वॉल्यूम है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री साइक्लिक इंडस्ट्री है। हम सब ये सोचें कि हमेशा अच्छी 10-12% ग्रोथ होती रहे, गुड एक्सपेक्टेशन, बट होगा नहीं। वो डाउन साइकिल अगले साल होगा या उसके अगले साल होगा, ये कहना मुश्किल है। डिपेंड करता है थोड़ा बहुत मानसून के ऊपर। अगर 4th मानसून भी अच्छा रहा तो वी शुड गेट अ गुड ग्रोथ, बट आई वोंट एक्सपेक्ट टू गेट a 12-13% ग्रोथ अगेन। A high single-digit growth for next year in good monsoon will be very good growth to target for. आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? क्या एक्सपेक्टेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि एक बात ये चल रही है कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो ज़रूर ओवरशूट हो जाएगा बाय 10-15%। तो आपके कंसर्न्स क्या हैं? आपको क्या लगता है बजट कैसा रहने वाला है, और आपकी उम्मीदें क्या हैं? बजट में 2-3 चीज़ें जो आएंगी, एक जो आपने बताया जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है, वो शायद मीट ना हो, और 3.3% से 3.4, 5, 6 क्या होगा? क्या वो आपको परेशान करेगा? नहीं। जो मेन मुद्दा रहेगा बजट में ये है कि जो इंडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन और जो कलेक्शन है वो थोड़ा कम रहा। डायरेक्ट टैक्सेशन अच्छा रहा लेकिन इंडायरेक्ट टैक्सेशन कमज़ोर रहा, तो उस पर सरकार किस तरह का रिएक्शन लेती है वो देखना होगा। विल देयर बी एनी टिंकरिंग ऑफ टैक्स रेट्स, ये देखना होगा। जो प्री इलेक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं और जो सरकार करती हैं, बोथ स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, जहाँ तक मेरा सोचना है वो बजट के बाहर होगा ज़रूर, लेकिन बजट के बाहर होगा। और अभी स्टेट्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, और मैनी ऑफ द स्कीम्स कम फ्रॉम स्टेट्स, एंड फेडरल गवर्नमेंट हैज़ बीन मोर कंस्ट्रेन्ड एंड मे आई ऑल्सो से मोर डिसिप्लिन्ड in terms of not doing things
at a mass scale, which may not be the right thing to do for the long term of the economy. तो देखना होगा कि अगर इलेक्शन के प्रेशर में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसी स्कीम्स अगर आती हों जो कि विल मोर पॉपुलिस्टिक, ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि ये बजट में होगा। जो भी कुछ होगा वो बजट के बाहर होगा। देखिए, हमेशा लोकसभा का इलेक्शन जब होता है तो कुछ न कुछ, नो मैटर हु द रूलिंग पार्टी इज़, कुछ न कुछ ज़रूर होगा। देखना होगा क्या कितना होता है। कुछ रूरल इकोनॉमी में कुछ चीज़ें काफ़ी सही भी हैं। अगर जिस तरह से अगर हम डायरेक्ट पेमेंट की बात करते हैं, दैट ऑफ कोर्स इज़ पॉजिटिव इन द लॉन्ग रन इफ़ इट टेक्स अवे सॉर्ट ऑफ सॉप्स ऑफ अ नेचर दैट आर नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। यूएस में एक जो डेवलपमेंट चल रहा है फिएट के साथ आपका केस है रॉक्सॉल को लेकर, वो वापस से थोड़ी उसमें एक्शन दिखाई दिया है। आपको क्या डायरेक्शन दिख रहा है उस केस का? द US लीगल सिस्टम एंड द लीगल प्रोसेस और इंडियन प्रोसेस में काफ़ी डिफरेंस है। जो FCA ने केस फाइल किया था महिंद्रा रॉक्सॉल के लिए, दैट वाज ऑन द ITC, इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन। इट इज़ नॉट ऑन अ फेडरल कोर्ट, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग देन अ फेडरल कोर्ट। महिंद्रा ने ये एक अपील की थी कि बेस्ड ऑन द प्रायर अग्रीमेंट दैट वी हैव विद अर्स्टवाइल क्राइसलर कॉर्पोरेशन, ये केस को स्क्वॉश किया जाए, और वो अपील मंजूर नहीं हुई। इसका केवल मतलब यही हुआ कि पूरा केस चलेगा एंड इट मे टेक सम टाइम। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा पहला अग्रीमेंट था कंपनी के साथ, और जो हमारे गाड़ी में जो डिफ्रेंशिएशन है उसके बल पर हम ये केस हारेंगे नहीं, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन इसमें समय लगेगा, हर लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है। बहुत सारे स्पाई शॉट्स देखने को मिल रहे हैं थार के, क्या थार आ रही है जल्दी? क्या थार आ रही है? आपने स्पाइस शॉट्स थार के भी देख लिए हैं। आजकल कुछ भी छिपाना बड़ा मुश्किल हो गया है। यस, थार इज़ वेरी important product for us. It's not a high volume product, लेकिन जो थार गाड़ी है वो एक महिंद्रा का एसेंस है, क्योंकि महिंद्रा 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोड एडवेंचर हमारा हमेशा एक एसेंस रहा है, और हम एक नई थार पे काम कर रहे हैं। कब तक आ जाएगी वो सड़कों पर? मैंने कहा जैसा कि आफ्टर XUV 300 12 महीने तक कुछ नहीं होने वाला है, तो उसके बाद। आप जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, 19 काफ़ी वॉलेटाइल दिखाई दे रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। BS6 में आपको जाना है, BS4 की इन्वेंट्री मैनेज करनी है, एंड देन 2020 में भी, क्योंकि 19 में BS4 की प्री बाइंग हो जाएगी BS6 के कंपैरिजन में, तो शायद वॉल्यूम उतने ज़्यादा नहीं दिखे। तो क्या अगले 2 साल आपके लिए ज़्यादा बड़े चैलेंज दिखाई दे रहे हैं? लेकिन आफ्टर द सेफ्टी नॉर्म्स, आफ्टर द emission norms, what will happen to the prices of the car? हालांकि there is no doubt कि safety norms should have come or should come. There is no doubt that tighter emissions should come, but it will lead to higher prices because there is no way we can absorb those costs. So will that have a significant permanent impact on the industry volume? Is to be seen. That is number one. मुझे इसमें जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, छोटी कॉमर्शियल व्हीकल, जिस तरह से हमारी ये सिंगल सिलेंडर इंजन की जो गाड़ियाँ होती हैं, उसके बारे में मुझे काफ़ी चिंता है, क्योंकि वो जो गाड़ियाँ हैं वो एक लाइवलीहुड गाड़ियाँ हैं, और वो 3 लाख 2.5 लाख में बिकती हैं। उसमें अगर हमने 1 लाख दाम बढ़ गया उसका, तो उसकी वायबिलिटी फॉर द यूजर विल बी वेरी बैड, विच इज़ बैड फ्रॉम आवर वॉल्यूम व्यू पॉइंट, बट वर्स इज़ कि दैट लाइवलीहुड means for lakhs of people will go away. So that is one uncertainty. Second uncertainty is electric vehicle versus ICE engine vehicle. And for now 2 years we're expecting electric vehicles to sort of ramp up. लेकिन वो अभी काफ़ी स्लो हो रहा है। हालांकि काफ़ी बातचीत हो रही है, लेकिन काफ़ी स्लो हो रहा है। अभी फार्मे 2 स्कीम अभी अनाउंस नहीं हुई है। फार्मे 1 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगी, तो वो भी एक अनसर्टिनिटी है कि क्या होने वाला है 31 मार्च को। विल फार्मे 1 गेट एक्सटेंडेड, विल फार्मे 2 कम, या विल हैव नथिंग? एंड इफ़ यू हैव नथिंग, देन जो कुछ भी हमने 2 साल में काम किया है, दैट विल ऑल गो डाउन द ड्रेन। तीसरी अनसर्टिनिटी जो है वो है विद शेयर्ड मोबिलिटी, और उसके कारण क्या होगा डिमांड का। विल लेस एंड लेस पीपल वांट टू ओन व्हीकल्स, दैट वो भी एक अनसर्टिनिटी है। तो उस तरह में किस तरह से
एक इंडस्ट्री डायनामिक्स चेंज होती है, ये हमें देखना है। और अभी हम इंडिया में ऑटोनोमस गाड़ी की तो बात भी नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन सी कि अगर हम ये चीज़ें सब ऐड करें तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि इंडस्ट्री में क्या होगा, एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट इंडिविजुअल कंपनीज को क्या होगा, बिकॉज एवरी कंपनी विल बी अफेक्टेड डिफरेंटली फ्रॉम दीज चेंजेस। क्या आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो और स्ट्रेंथन करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कुछ बड़े लॉन्चेस? निस्संदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक मुश्किल ये है हमारे लिए कि हम कब आईसी इंजन पोर्टफोलियो पे ध्यान कम देना शुरू करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरा ध्यान दें, ये सर्टेनिटी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने पूरा टेक ऑफ नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक हमारा पोर्टफोलियो का सवाल है, अभी हमारे पास E2O प्लस गाड़ी है, हमारे पास E-Verito गाड़ी है। E-Verito काफ़ी अच्छी चल रही है थैंक्स टू EESL। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी 15 गाड़ियाँ ली हैं, और अभी हम E-KUV लॉन्च करने वाले हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2019। उसके बाद हम जो XUV 300 है उसका हम इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेंगे। सबसे बड़ी जो अभी हमारी एक लॉन्च है वो है ट्रियो, जो 3 व्हीलर है, और एक तरह से इंडिया में 3 व्हीलर प्रॉबेबली विल बी द फर्स्ट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिक, और उसमें वी आर द फर्स्ट प्लेयर्स टू कम विद लिथियम-आयन 3 व्हीलर। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ऑलराइट डॉक्टर गोयनका, थैंक यू सो मच आज हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। चैलेंजिंग साल जरूर है, लेकिन आई एम श्योर आप चैलेंजेस आर ऑलवेज एक्साइटिंग। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।